राम राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी को लेकर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे परिवार में मेरी माँ को ये बीमारी हो चुकी है दोस्तों। हालांकि मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, पर आप लोगों को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आपका कोई अपना आपको छोड़कर ना जाए। दोस्तों, इस हादसे की शुरुआत 2016 में हुई थी, या फिर यूँ कह लीजिए मेरी माँ को जब ये बीमारी हुई वो अचानक से खाना बनाते हुए गिर पड़ी थी दोस्तों किचन में। और जैसे ही दोस्तों हमें गिरने की आवाज़ आई तो मैं, मेरे पिताजी, मेरा बड़ा भाई तुरंत देखने के लिए गए तो मेरी माँ ज़मीन पर गिरी हुई थी दोस्तों। समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या गया दोस्तों। तो आनन फानन में हम तुरंत अपनी माँ को लेकर के हॉस्पिटल चले गए दोस्तों, बाइक के ऊपर, क्योंकि गाड़ी तुम्हारे पास अवेलेबल थी नहीं, 4 व्हीलर। दोस्तों, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने अपना इलाज शुरू कर दिया, जैसे कि कुछ इंजेक्शन, दवाइयाँ और कुछ ट्रीटमेंट उन्होंने अपना शुरू कर दिया दोस्तों। कुछ समय बाद मेरी माँ को सर होश तो आ गया था। हमने उनसे पूछा भी कि माँ ऐसा क्या हो गया था कि अचानक आप गिर पड़ी थी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बताया कि अचानक से चक्कर आ गए थे दोस्तों, और उसके बाद क्या हुआ मुझे खुद को होश नहीं था। जब डॉक्टर से हमने इस बारे में पूछा, सलाह ली, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप पहले MRI करा के देख लीजिए। MRI के बाद ही सही उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो दोस्तों, उस टाइम तो हमने हल्के में लिया, और जैसे ही माँ को आराम हुआ हम घर पे लेकर चले गए। MRI नहीं कराया दोस्तों। कुछ समय बाद वही हादसा फिर से हुआ, सेम, यानी कि कह लीजिए मेरी माँ दोबारा से चक्कर खा के ज़मीन पर गिर पड़ी। हम दोबारा हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर ने हमसे कहा कि आपने MRI कराया या नहीं कराया। उसके बाद दोस्तों, जब हमने MRI कराया तो रिपोर्ट जब आई एक दिन बाद, तो डॉक्टर ने हमें बताया कि आपकी माँ को ब्रेन ट्यूमर है। तो दोस्तों, उस समय हमारे होश उड़ गए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि ये बीमारी है कौन सी, और इसके बारे में हम किससे क्या चर्चा करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। तो डॉक्टर ने हमें बताया कि इसका ऑपरेशन होगा, और हालांकि इसमें रिस्क तो बहुत है, लेकिन फिर भी कराना तो पड़ेगा दोस्तों ये। तो दोस्तों, प्राइवेट हॉस्पिटल का इलाज बहुत ही ज़्यादा महंगा था, इसलिए हमने सरकारी जो हॉस्पिटल था उसमें हमने इलाज कराने की सोचा। और बड़ी मुश्किल से वहाँ पे हमारा जब नंबर आया और मम्मी को एडमिट कराया, तो उस समय परेशानियाँ हमें बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल सरकारी था। और जब सर्जरी की बारी आई तो डॉक्टर ने हमें बताया कि 4 यूनिट, यानी कि कह लीजिए 4 बोतलें ब्लड की लगेंगी, आप इंतज़ाम कर लीजिए और ऑपरेशन में काम में आएंगे। तो दोस्तों, मतलब फैमिली के हम 4 लोगों ने ब्लड दे करके और पूरी 4 यूनिट का हमने इंतजाम कर लिया दोस्तों। तो जैसे ही ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने हमसे कहा कि जो ब्लड आपके लिए बोला गया था वो आप ले आइए। तो दोस्तों, करीबन 2000 रुपये के आसपास हमने वहाँ जमा किया होगा, और वो 2 यूनिट हमने ले ली और जाकर डॉक्टर को दे दी। और कुछ समय बाद जब दोस्तों ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा दोस्तों, खुशी की बात थी, मैं खुश भी था बहुत। तो उसमें से सिर्फ 1 यूनिट ही इलाज में लगी थी, बाकी 1 यूनिट उन्होंने हमें वापस कर दी थी। बोला कि ये वापसी आप जमा कर दीजिए, बाद में काम में आ जाएगा। दोस्तों, उसी दौरान हुआ क्या कि एक एक्सीडेंट केस था, कोई एक पति और पत्नी हॉस्पिटल में आए हुए थे। तो उसके पति को सख्त ज़रूरत थी ब्लड की, तो वो औरत जगह जगह सबसे बोलती फिर रही थी कि भाई मुझे ब्लड दे दो, मुझे ब्लड दे दो, कोई हेल्प कर दो। पर दोस्तों, किसी ने उसकी मदद नहीं करी। फिर जब मेरा नंबर आया, वो मेरे पास भी आई, तो मुझसे भी उसने रिक्वेस्ट करी कि भैया प्लीज़, अगर आपके पास ब्लड है तो मेरा ब्लड का इंतज़ाम करवा लीजिए, मेरे पति की काम में आएगा, मतलब मेरे पति के इलाज के में काम में आएगा ये ब्लड। तो दोस्तों, ब्लड मेरा जमा था ब्लड बैंक में, तो मैं उस औरत को लेकर ब्लड बैंक में चला गया। तो हुआ क्या दोस्तों, सुनिए ध्यान से। जब मैंने अपना कार्ड दिखाकर
उनसे ब्लड मांगा 2 यूनिट, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया दोस्तों। उनका कहना था कि ये ब्लड आपका है और सिर्फ आपके मरीज़ के लिए ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप किसी और को नहीं दे सकते हैं। तो मैं उनसे लड़ा भी वहाँ पे कि ये तो कोई रूल नहीं है, अगर किसी को ज़रूरत है ब्लड की और ये मेरा ब्लड है तो मैं जिसे चाहूँ उसे दे सकता हूँ दोस्तों। पर वो लोग नहीं माने। उनकी सीनियर से भी मेरी बात हुई इस बारे में, उनसे खूब मैंने बहसबाजी करी भी थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और आखिरी में उन्होंने मुझे ब्लड दिया ही नहीं। दोस्तों उस टाइम मैं बड़ा ही गिल्टी महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं उस औरत की मदद करना चाह रहा था पर चाहकर भी नहीं कर पा रहा था मैं। दोस्तों फिर ऑपरेशन सक्सेसफुल तो हो गया था माँ का। उसके बाद हम माँ को अपने घर पे ले आए तो सब कुछ ठीक चल रहा था दोस्तों। करीबन 1.5 साल तक सब ठीक चला, ऐसा लगा कि मेरी माँ ठीक हो रही है। लेकिन अचानक दोस्तों 1.5 साल बाद वही हादसा फिर से हुआ। माँ अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। जब हमने उठाकर उनको बिस्तर पे लटाया, उन्हें होश आया, उनसे दोबारा पूछा दोस्तों हमने कि माँ क्या हो गया था, तो उनको सेम वही कंडीशन थी। बोल रही थी कि चक्कर आया और मैं अचानक गिर पड़ी, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। तो उसके डॉक्टर के पास में ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि दोबारा आप इसका MRI करा लीजिए, तभी मालूम चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो डॉक्टर के कहने के मुताबिक हमने दोबारा MRI कराया और जब रिपोर्ट आई तो चौंकाने वाली थी दोस्तों। डॉक्टर ने हमें बताया कि ब्रेन ट्यूमर उनको दोबारा हो गया है और पहले से भी ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों हमारे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, गुस्सा भी आ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर से मैंने पूछा ये दोबारा कैसे हो गया, तो डॉक्टर भी गुस्सा होने लगा कि दोबारा क्यों नहीं हो सकता है। तो मैंने उनसे कहा भी कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ये दोबारा ही हो जाता है। तो डॉक्टर ने बताया कि जब इसका ऑपरेशन होता है तो जो ट्यूमर होता है, जो गांठ बनती है दोस्तों, वो पूरी नहीं निकाली जाती है और ये कुछ समय बाद दोबारा भी हो जाता है, जैसे कि आपकी माँ को हुआ है। तो उनका कहना यह था कि अब इनके पास ज़्यादा समय नहीं है, करीबन 6 महीने के आसपास इनका समय है, तो आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, आप ऑपरेशन करा लीजिए। अगर सक्सेसफुल रहा तो इनकी लाइफ शायद बढ़ जाए। पर दोस्तों मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मेरे पिताजी ने मुझे कई बार समझाया बार बार कि करा के देख लेते हो ऑपरेशन, अपने पास और कोई रास्ता भी नहीं है। पर क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो उस दौरान मैंने यूट्यूब, गूगल और कई प्रकार के आयुर्वेदिक डॉक्टर, मतलब जहाँ से मैं जो जानकारी ले सकता था कि कैसे भी मेरी माँ ठीक हो जाए दोस्तों, वो काम मैंने किए। तो उस दौरान मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर मिला, तो उसने मुझे समझाया दोस्तों कि देखो प्रकृति ने और भगवान ने हमें बनाया है, अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसके दुष्परिणाम तो दोस्तों होंगे ही होंगे। तो उस दौरान मुझे समझ में आया भी कि हाँ डॉक्टर ठीक बोल रहे हैं और ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि दिमाग के अंदर दोस्तों बहुत सारी पतली पतली नसें होती हैं। तो ऑपरेशन के समय कौन सी नस ऊपर नीचे हो जाए, 19-20 हो जाए तो दोस्तों कुछ कह सकते नहीं है। उस टाइम में मरीज को बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है बचने का। हालांकि मेरी माँ बच गई थी पहले ऑपरेशन में, पर जैसे कि डॉक्टर ने बताया था दूसरे ऑपरेशन के बाद करीबन इनके पास 6 महीने का समय था। तो दोस्तों धीरे धीरे वो 6 महीने बीतते गए ऑपरेशन कराने के बाद में। तो 6 महीने के अंदर ही उनका देहांत हो गया। मैं रोज़ अपनी माँ को तिल तिल कर मरते हुए देख रहा था, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। दोस्तों आप भी समझ सकते हैं, अपने परिवार का सदस्य है और ख़ासकर जो आपकी माँ हो, आपके सामने मर रही हो, लेकिन आप कुछ कर ना सकते हो, तो सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगी। उस आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि अगर आप पहला ऑपरेशन नहीं कराते तो शायद मैं इन्हें बचा सकता था। तो दोस्तों उस टाइम मैंने इतना दिमाग मेरा ज़्यादा ख़राब हुआ कि ये मैंने क्या गलत कदम उठा लिया। मुझे ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि दिमाग के अंदर दोस्तों बहुत सारी पतली पतली नसें होती हैं। तो ऑपरेशन के समय कौन सी नस ऊपर नीचे हो जाए, 19-20 हो जाए तो दोस्तों कुछ कह सकते नहीं है। उस टाइम में मरीज़ को बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है बचने का। हालांकि मेरी माँ बच गई थी पहले ऑपरेशन में, पर जैसे कि डॉक्टर ने बताया था दूसरे ऑपरेशन के बाद करीबन उनके पास 6 महीने का समय था। तो दोस्तों धीरे धीरे वो 6 महीने बीतते गए ऑपरेशन कराने के बाद में। तो 6 महीने के अंदर ही उनका देहांत हो गया। मैं रोज़ अपनी माँ को तिल तिल कर मरते हुए देख रहा था।
पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। दोस्तों आप भी समझ सकते हैं, अपने परिवार का सदस्य और ख़ासकर जो आपकी माँ हो, आपके सामने मर रही हो, लेकिन आप कुछ कर ना सकते हो, तो सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगी। दोस्तों समय भी खर्च हुआ, पैसा भी खर्च हुआ और अपना इंसान भी नहीं बचा। इसीलिए आज के डेट में मैं सभी लोगों को, जितने भी मेरे जानकार हैं, सभी लोगों को मैं यही सलाह देता हूँ कि अगर आपके घर में या किसी दोस्त यार को, किसी को भी अगर ब्रेन ट्यूमर है, तो प्लीज़ ऑपरेशन ना करा करके इसका आयुर्वेदिक ही इलाज कराएं, क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद ये दोबारा भी हो जाता है, बचने की कोई गारंटी नहीं है। और दोस्तों मैंने और भी कई मरीज़ देखे कि वो नहीं बचते हैं दोस्तों। इसलिए प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें, इलाज हमेशा आयुर्वेदिक ही कराएं। तो दोस्तों ये जो घटना आपको मैंने बताई है, ये मेरी अपनी घटना है, सच्ची घटना है। और आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं मुझे। और दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसी ही और रियल स्टोरी, रियल कहानी या कह लीजिए रियल व्लॉग आपके सामने लाता रहूँगा। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।